देखिए आज हम फिजिक्स क्लास 11th में यूनिट 3 के अंतर्गत हमारा टॉपिक है गति के नियम। ठीक है, यूनिट 3 टॉपिक है गति के नियम। तो गति के नियम पढ़ने से पहले हम बल की डेफिनेशन समझते हैं कि बल क्या होता है। ठीक, तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। जैसे हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो या तो हम उस वस्तु की स्थिति को बदल देते हैं या उसको बदलने का प्रयास किया गया है। यदि स्थिति नहीं बदल पाती है तो इसका मतलब हमने उसको बदलने का प्रयास किया था। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं बल की, आप समझना। बल इंग्लिश में बोलते हैं इसको फोर्स। तो बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है, बल कहलाता है। ठीक है, इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी हम पढ़े थे। F बराबर क्या होता है, एम ए, जहाँ F बल, m वस्तु का द्रव्यमान, a वस्तु का त्वरण। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को भी बल कहते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन लिख रहा हूं, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। अर्थात इसी में लिख दो, तथा इसे कैपिटल F द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अर्थात बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण, या F बराबर एम ए। ठीक है, जहां पर F क्या है, बल, ए उस वस्तु का द्रव्यमान और ए उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी बल क्या होता है। अब यहां से इसका SI मात्रक भी निकाल सकते हो और CGS मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं, यहीं से देखिए इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और त्वरण को हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिसे न्यूटन कहते हैं। तथा CGS में देखिए द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम और त्वरण का हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिसे डाइन कहते हैं। आप पहले भी पढ़े होंगे, जिसे डाइन कहते हैं।
ठीक है। अब इसका विमीय सूत्र निकाल दें, तो यहीं से इसका विमीय सूत्र निकल जाएगा। विमीय सूत्र देखिए, द्रव्यमान का होता है m और त्वरण का होता है LT-2। तो विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, MLT-2। ठीक है जी। कैसी राशि है, बल कैसी राशि है, सदिश राशि, क्योंकि इसमें त्वरण सदिश राशि है, इसलिए द्रव्यमान सदिश राशि, सदिश राशि, और इसकी दिशा वही होती है जो त्वरण की दिशा होती है। तो बल एक सदिश राशि है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, यहां से हमारा छोटा सा क्वेश्चन आता है। देखिए, इसका MKS मात्रक होता है न्यूटन और CGS मात्रक होता है डाइन। तो दोनों में क्या रिलेशन होता है? हालांकि ये रिलेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं इसमें फिर से निकाल रहा हूं। न्यूटन तथा डाइन में संबंध, न्यूटन और डाइन में क्या संबंध होता है? ठीक है, देखिए, न्यूटन हम किसको बोलते हैं? न्यूटन बराबर, अभी हमने लिखा था, हम बोलते हैं किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन बराबर, ये तो जैसे का जैसा लेफ्ट, तो राइट साइड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं CGS पद्धति में। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो आप जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 को मैंने 10⁻³ लिख दिया। अब मीटर को CGS में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, 10⁻² लिख दिया। और बटे सेकंड स्क्वायर, जैसे का जैसा, क्योंकि समय का मात्रक सभी पद्धतियों में सेकंड ही होता है। CGS में भी सेकंड, MKS में भी सेकंड। ठीक है, देखिए, 1 न्यूटन बराबर, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी, 10⁵ क्या हो जाएगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को मैंने अभी बताया था कि ये डाइन होता है। CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसी को हम क्या लिख देंगे, डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, 10⁵ डाइन। जो हम पहले भी इसको हम पढ़ चुके थे, मैंने आपको बताया था, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 1 न्यूटन, 1 न्यूटन क्या होता है? ठीक है, 1 न्यूटन की डेफिनेशन। तो देखिए, हम जानते हैं इस चीज को, पहले हमें इसका वो लिखना फॉर्मूला। हम जानते हैं F बराबर ME। ठीक है, अब 1 न्यूटन क्या होता है, बल का MKS पद्धति मात्रक होता है। तो हम इसको MKS में मानेंगे, तो लिखेंगे यदि M बराबर 1 किलोग्राम, यानी वस्तु का द्रव्यमान कितना, 1 किलोग्राम। A बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू इसमें रख दें, तब F बराबर क्या आ जाएगा, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या F बराबर 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या F बराबर 1। ये किसका क्या हो गया, ये न्यूटन हो गया, इसी को हम न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, F बराबर कितना आ गया, 1 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन वह बल होता है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करते हैं। मतलब कुल मिला के हम समझें कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु कोई रखी है और उसके ऊपर हमने बल लगाया, और बल लगाने से उसमें इतना त्वरण यदि उत्पन्न हो जाए
तो इसका मतलब उस वस्तु पर जो बल लगाया वो 1 न्यूटन बल है। ठीक है, अर्थात 1 न्यूटन वह बल होता है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। पहले जी आपको लिखना है, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। अर्थात 1 न्यूटन, डिजिट में लिख लेना, 1 न्यूटन वह बल होता है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। 1 न्यूटन क्या बल होता है, जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर यदि उसको लगा दो तो यदि उस वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए तो इसका मतलब उस वस्तु पर लगाया गया बल 1 न्यूटन था। ठीक है, चलिए अगली डेफिनेशन आती है हमारी एक डाइन की। तो एक डाइन भी बिल्कुल ऐसी डेफिनेशन है। एक डाइन तो देखिए फिर से हम वही लिखेंगे, हम जानते हैं F बराबर ma। ठीक है, ठीक, अब वही सब चीज हम लिख लेंगे। यदि m बराबर, अब CGS में निकालेंगे क्योंकि डाइन किस में होता है, CGS में। तो m बराबर 1 ग्राम, यानी वस्तु का द्रव्यमान कितना, 1 ग्राम। a बराबर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू इसमें रख दूं, तब f बराबर क्या आ जाएगा, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुणा करेंगे तो 1 का 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, F बराबर 1। देखिए इसी को हम डाइन बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डाइन। समझ गए? तो यहां से भी बस डेफिनेशन निकल के आ जाएगी, आप समझ गए होंगे कि एक डाइन वह बल होता है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। यानी 1 ग्राम की यदि कोई वस्तु रखी है, उस पर हमने बल लगाया, और यदि उस बल से उसमें इतना त्वरण उत्पन्न हो जाए 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब उस वस्तु पर लगाया गया बल 1 डाइन था। क्लियर? तो 1 न्यूटन और 1 डाइन को आप परिभाषित कर सकते हैं। चलिए अब आता है आपका अगला प्रश्न, जड़त्व। जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व इंग्लिश में इसको इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, जड़त्व पढ़ा होगा आपने। देखिए जड़त्व क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। यानी कि कोई भी वस्तु यदि विराम अवस्था में रखी है, स्थिर अवस्था में रखी है, और यदि हम उसकी स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह वस्तु उस परिवर्तन का विरोध करती है। यानी हम जब वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं तो वस्तु भी विपरीत दिशा में हमारे ऊपर बल लगाती है। इसका मतलब वो वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध कर रही है। यदि कोई वस्तु सामने से गति करती हुई आ रही है और हम उसको रोकना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर बल लगाते हैं और वो वस्तु हमारे ऊपर बल लगाती है। इसका मतलब वो वस्तु अपनी गति में परिवर्तन का विरोध कर रही है, क्योंकि वो वस्तु गतिशील ही रहना चाहती है। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी कि किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, जड़त्व की जो माप है वो वस्तु के द्रव्यमान से होती है। यदि वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है
तो उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा। जैसे हम एक छोटी 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर धक्का लगा रहे हैं तो वो हमारे ऊपर बल लगा रही है, मतलब विरोध कर रही है। यदि हम 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वो ज्यादा हमारे ऊपर क्या करेगी, बल लगाएगी। इसका मतलब जो उसका विरोध है वो 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का विरोध ज्यादा होगा, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का विरोध कम होगा। ठीक है, तो जड़त्व की जो माप होती है वो द्रव्यमान से होती है। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो मैं जड़त्व की डेफिनेशन लिख रहा हूं, आपको शायद समझ में आ गई होगी। किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जी अंतर्निहित गुण है, उसकी अंदर का गुण है। किसी वस्तु का वह गुण, और ये हर वस्तु में होता है। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी स्थिति, अब स्थिति से मतलब वो विराम भी हो सकती है और गतिशील भी हो सकती है, स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, जड़त्व की माप, जड़त्व की माप वस्तु के द्रव्यमान से होती है, वस्तु के द्रव्यमान से की जाती है, से की जाती है। ठीक है, जड़त्व 2 प्रकार का होता है। जड़त्व निम्न 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, और नंबर 2 गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। जड़त्व 2 प्रकार का होता है, नंबर 1 विराम का जड़त्व और नंबर 2 गति का जड़त्व। ठीक है, तो जड़त्व की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम विराम का जड़त्व पढ़ेंगे। तो देखिए, विराम का जड़त्व, पहला पॉइंट है हमारा विराम का जड़त्व। वही डेफिनेशन है। देखिए, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर में ही रहना चाहती है। यदि हम उसकी स्थिति को बदलेंगे तो वो हमारे ऊपर बल लगाएगी, वो विपरीत दिशा में बल लगाएगी। तो इसका मतलब वो विरोध कर रही है। किसका विरोध कर रही है? अपने विराम अवस्था में न रहने का। वो विराम में ही रहना चाहती है, तो विराम से यदि हम उसकी स्थिति को बदल रहे हैं तो वो उसका विरोध कर रही है। ठीक है, तो किसी वस्तु में विराम के कारण जो जड़त्व होता है उसको विराम का जड़त्व कहते हैं। यानी किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, विराम का जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, विराम का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, विराम का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा गति का जड़त्व। सेकंड पॉइंट है हमारा गति का जड़त्व। गति का जड़त्व, तो गति का जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गतिशील अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है।
यानी वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहती है। ठीक है, अब कोई बल लगाएगा तो वो गति जो है उस बल का क्या करेगी, विरोध करेगी, क्योंकि यदि कोई उस वस्तु को रोकेगा तो वो वस्तु, गतिशील वस्तु उस पर बल लगाएगी। तो गतिशील वस्तु क्या कर रही है, अपनी स्थिति में जो बदलाव हो रहा है उसका विरोध कर रही है। तो किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गतिशील स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, गति का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, और ये सारे गुण वस्तु के अंदर है, तो हम लिख सकते हैं किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गतिशील अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, गति का जड़त्व कहलाता है, गति का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी विराम स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, विराम का जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गतिशील स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, गति का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं विराम के जड़त्व के आधार पर कुछ इसके एग्जाम्पल। दैनिक जीवन में विराम के जड़त्व के क्या उपयोग है, क्या एग्जाम्पल है, उसको हम देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बस है और बस अचानक से चल देती है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। यानी हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि बस के अचानक चल देने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं, क्यों? तो जैसे ही बस अचानक से चलती है तो बस के साथ साथ व्यक्ति के शरीर का निचला भाग गतिशील अवस्था में आ जाता है तथा ऊपरी भाग विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बना रहता है। तो निचला भाग तो क्या हो जाता है, थोड़ा आगे निकल जाता है, और ऊपरी भाग विराम के जड़त्व के कारण उसी स्थान पर बना रहता है, जिसके कारण यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं पहले। बस के अचानक चल देने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं, क्यों? गिर जाते हैं क्यों? ठीक, तो देखिए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप समझ गए। बस के अचानक चल देने पर यात्री का निचला भाग गतिशील अवस्था में आ जाता है और ऊपरी भाग विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बना रहता है, जिसके कारण यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बस के अचानक चल देने पर यात्री के शरीर का निचला भाग, कमर के नीचे का निचला भाग गतिशील अवस्था में आ जाता है, गतिशील अवस्था में आ जाता है तथा ऊपरी भाग, कमर से ऊपर का, तथा ऊपरी भाग विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बना रहता है, विराम अवस्था में ही बना रहता है,
में ही बना रहता है, बना रहता है। इसलिए यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। ठीक है, मतलब समझ में आ गया होगा कि बस के अचानक चल देने पर यात्री के शरीर का निचला भाग गतिशील अवस्था में आ जाता है और ऊपरी भाग विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बना रहता है। इसलिए यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। क्लियर? चलिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, मैं सारे एग्जाम्पल नहीं लिखवा पाऊंगा, तो आप समझ लीजिएगा, आप समझ के लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे दूसरा एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये हो सकता है कि पेड़ को हिलाने पर उसमें लगे पके फल गिर जाते। क्यों? पेड़ को हिलाने पर उसमें लगे पके फल गिर जाते हैं, क्यों? तो इसका कारण भी यही है, मैं कारण बता रहा हूं, आप समझेंगे। पेड़ को हिलाने पर पेड़ गतिशील अवस्था में आ जाता है तथा उसमें लगे पके फल विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बने रहते हैं। जब फल तो वहीं पर रहता है और डाली गतिशील हो जाती है तो वो उससे दूर हट जाती है, और डाली और फल जब वो पक जाता है फल, तो उनके बीच में जो बल रहता है वो बहुत कम बल रहता है। ठीक है, तो पेड़ को हिलाने पर पेड़ तथा डालियां गतिशील अवस्था में आ जाती हैं तथा उसमें लगे पके फल विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहते हैं। इसलिए गिरकर नीचे आ जाते हैं, टूटकर नीचे आ जाते हैं। कारण आप समझ गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल दूं, जैसे सपोज कीजिए कोई गिलास है और गिलास के ऊपर एक कार्ड रख दीजिएगा। ठीक है, और कार्ड के ऊपर एक सिक्का। ठीक, कोई गिलास के ऊपर कार्ड और कार्ड के ऊपर सिक्का। अब यदि कार्ड को तेजी से धक्का दिया जाए, कार्ड को तेजी से धक्का दिया जाए तो उसके ऊपर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। क्यों? ठीक है, एक गिलास लें, गिलास के ऊपर कार्ड रखें, कार्ड के ऊपर कोई सिक्का, 1-2 रुपए का कोई भी। यदि हम कार्ड को तेजी से धक्का दें तो कार्ड के ऊपर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। क्यों? ठीक है, तो जी हमारा क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? कार्ड को तेजी से धक्का देने पर कार्ड गतिशील अवस्था में आ जाता है तथा उसके ऊपर रखा सिक्का विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहता है। इसलिए सिक्का गिलास में गिर जाता है। समझ गए? मतलब कार्ड को तेजी से धक्का देने पर कार्ड गतिशील अवस्था में आ जाता है तथा उसके ऊपर रखा सिक्का विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहता है, इसलिए वो उसमें गिर जाता है। ठीक, दूसरा एक और एग्जांपल ले सकते हैं। यदि हम कंबल को छड़ी से झड़ाते हैं तो धूल के कण अलग हो जाते हैं। क्यों? यदि हम कंबल को छड़ी से झड़ाते हैं, पीटते हैं, तो धूल के कण अलग हो जाते हैं। क्यों? ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? कंबल को छड़ी से झड़ाने पर कंबल गतिशील अवस्था में आ जाता है तथा धूल के कण विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बने रहते हैं। क्योंकि जैसे ही कंबल के ऊपर छड़ी मारते हैं तो उस छड़ी के कारण कंबल गतिशील हो जाता है और धूल के कण विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बने रहती हैं। इसलिए धूल के कण और कंबलों के बीच में गैप हो जाता है। जैसे ही गैप होगा कंबल से धूल के कण अलग हो जाएंगे। जब वो अलग हो जाएंगे तो झड़कर नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मतलब है। कंबल को छड़ी से पीटने पर कंबल गतिशील अवस्था में आ जाता है तथा धूल के कण विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बनी रहती है। इसलिए धूल के कण अलग हो जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हैं कि तेजी से आते हुए, या ऐसे बोल सकते हैं कि बंदूक की गोली से कांच में स्पष्ट छेद हो जाता है। क्यों?
ठीक है। तो देखिए, बंदूक की गोली कांच के जितने भाग से टकराती है वह भाग गतिशील अवस्था में आ जाता है तथा शेष भाग विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बना रहता है। इसलिए कांच में स्पष्ट छेद हो जाता है, क्योंकि वो जितने भाग से टकराती है उतना ही भाग गतिशील होता है, शेष भाग गतिशील नहीं होता है। वो विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहता है, इसलिए कांच में स्पष्ट छेद हो जाता है। ओके, इसके बाद क्या आता है, गति के जड़त्व के आधार पर कुछ उदाहरण। ऐसे ही उसमें भी कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में स्टार्टिंग बोल रहा हूं कि चलती हुई बस के अचानक रुक जाने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। इसमें अपोजिट चीजें हो जाएंगी। चलती हुई बस के अचानक रुक जाने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। तो देखिए, जब बस चलती हुई आ रही है तो यात्री का पूरा शरीर गतिशील अवस्था में है। जैसे ही ब्रेक लगा देता है ड्राइवर, यात्री के शरीर का निचला भाग विराम अवस्था में आ जाता है और ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में ही बना रहता है। इसलिए ऊपरी भाग जो है वो आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन है बस के अचानक रुक जाने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, तो इसका कारण यह है कि बस के अचानक रुक जाने पर यात्री के शरीर का निचला भाग विराम अवस्था में आ जाता है तथा ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में ही बना रहता है, इसलिए यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं। चलती हुई बस से उतरने वाला व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं, चलती हुई बस से उतरने वाला व्यक्ति बस की दिशा में ही गिर जाता है। या ट्रेन में भी ले सकते हैं, चलती हुई ट्रेन से उतरने वाला व्यक्ति ट्रेन की दिशा में ही गिर जाता है। क्यों? ठीक है, तो इसका कारण क्या होगा? इसका कारण भी वही है। इसका कारण यह है कि जैसे ही वो यात्री जमीन पर पैर रखता है उसके पैर विराम अवस्था में आ जाते हैं तथा उसका ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में ही बना रहता है। तो नीचे वाला भाग स्थिर हो जाए और ऊपर वाला भाग गति करे तो वो व्यक्ति क्या होगा? ट्रेन या बस की दिशा में ही गिर जाए। तो समझ सकते हैं इसको। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही वो जमीन के संपर्क में आता है उसका निचला भाग विराम अवस्था में आ जाता है और ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में ही बना रहता है, इसलिए यात्री ट्रेन या बस की दिशा में ही गिर जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनको आप सॉल्व कर लेना। अब पढ़ेंगे हम न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन ने गति के संबंध में निम्न 3 नियम दिए थे। पहला नियम यह था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यदि हम बल नहीं लगाएंगे तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि कोई वस्तु स्थिर रखी है तो वो हमेशा स्थिर रखी रहेगी और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी। ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूं। गति के नियम, ठीक है, जो न्यूटन ने दिए थे। तो न्यूटन की गति के नियम, पहला नियम, प्रथम नियम। ठीक, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी और यदि
गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यदि बल नहीं लगाएंगे तो वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वेग जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, फिर आता है गति का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम कहता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, ने संवेग अभी आपको पढ़ा होगा, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती, यानी उस वस्तु पर जितना अधिक बल लगाएंगे उसके संवेग में उतना ही अधिक परिवर्तन होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, अब आता है हमारा तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी हम किसी वस्तु पर जितना क्रिया बल लगाते हैं वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही प्रतिक्रिया बल लगाती है। जैसे हम किसी कुर्सी पर बैठे हैं तो हम जितना बल कुर्सी पर लगा रहे हैं कुर्सी भी उतना ही बल हम पर लगाती है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और देखिए प्रथम नियम को हम बोलते हैं जड़त्व का नियम, तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम और द्वितीय नियम को गति विषयक नियम भी कहते हैं। अनुक्रमानुपाती होता है गति के, इसे गति विषयक नियम भी कहते हैं। गति विषयक नियम भी कहते हैं। गति विषयक नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन के
द्वितीय नियम को गति विषयक नियम भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न, संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोमेंटम। मोमेंटम यानी संवेग। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन होती है संवेग की कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यानी कि संवेग हमेशा गतिशील वस्तु में होता है, ठीक है। स्थिर वस्तु का संवेग हमेशा शून्य होता है, क्योंकि गतिशील वस्तु में द्रव्यमान भी होता है, वेग भी होता है। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। जैसे क्रिकेट के खेल में जो गति करती हुई बॉल जाती है, तो बॉल में क्या है? संवेग है, क्योंकि बॉल में द्रव्यमान भी है और बॉल में वेग भी है, ठीक है। तो गतिशील वस्तु में संवेग निहित होता है। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसमें निहित वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं तथा इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। P द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अर्थात संवेग बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग को P से लिखते हैं तो P बराबर द्रव्यमान मान लीजिए वस्तु का m है और वेग v, तो उसका संवेग कितना हो जाएगा? P बराबर mv, ठीक है। जहां m क्या है? जहां m वस्तु का द्रव्यमान, m वस्तु का द्रव्यमान और v क्या है? वस्तु का वेग, ठीक है। यही से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। देखिए द्रव्यमान का मात्रक होता है SI मात्रक किलोग्राम और वेग का मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा? SI मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए द्रव्यमान का तो हो जाएगा m और वेग का होता है LT माइनस वन, तो ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m LT माइनस वन। देखिए इसमें वेग कैसी राशि है? सदिश राशि, इसलिए संवेग भी सदिश राशि होगा, ठीक है। तो संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा किधर होगी? जिधर वेग की दिशा होगी। तो संवेग की दिशा वेग की दिशा में होगी। इसका सदिश रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सदिश रूप, संवेग का सदिश रूप हो जाएगा P वेक्टर बराबर m V वेक्टर, ठीक है। m के ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि द्रव्यमान अदिश राशि होता है, तो ये संवेग का सदिश रूप हो जाएगा। संवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा में होती है, ठीक है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्लियर? अब आता है हमारा अगला प्रश्न, आवेग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा आवेग। इम्पल्स बोलते हैं इसको, आवेग इंग्लिश में बोलते हैं इम्पल्स। अगला क्वेश्चन आवेग, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इम्पल्स। तो आवेग क्या होता है? आवेग होता है कि जब किसी वस्तु पर कोई भी बल अल्प समय के लिए लगाया जाता है तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु पर कोई बल अल्प समय के लिए लगाया जाता है
तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अल्प समय के लिए बल कब लगाया जाता है? जैसे दीवार पर कील ठोकना, तो उसमें जो हथौड़ी मारते हैं वो अल्प समय के लिए मारते हैं। बॉल को बैट से मारना, तो बॉल के ऊपर जो बल लगाया जाता है बैट की सहायता से, वो अल्प समय के लिए लगाया जाता है। ठीक है। बॉल को फेंकना, तो बॉल के ऊपर फेंकते समय जो बल लगाया जाता है वो भी अल्प समय के लिए लगाया जाता है। तो जब किसी वस्तु पर कोई बल अल्प समय के लिए लगाया जाता है तब बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। जब किसी वस्तु पर कोई बल अल्प समय के लिए लगाया जाता है तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं तथा इसे टाउ ऐसे बनाते हैं, जो टाउ होता है। ठीक है। टाउ तथा इसे टाउ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। माना किसी वस्तु पर F बल लगाया जा रहा है और अल्प समय डेल्टा टी के लिए लगाया जाता है। मैं लिख रहा हूं। माना किसी वस्तु पर कैपिटल F बल जाता है, क्या हो जाएगा? बल गुणित समय या बल F और समय डेल्टा टी। ठीक है। तो जे इसका क्या हो गया? आवेग का फॉर्मूला बन गया। सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? इसका सदिश रूप भी यहीं लिख दे रहा हूं। ये सदिश राशि होता है, सदिश रूप, क्योंकि बल सदिश होता है इसलिए ये सदिश हो जाएगा। तो टाउ बराबर, टाउ के ऊपर वेक्टर F इंटू डेल्टा टी। ठीक है। डेल्टा टी यानी समय अदिश राशि, इसके लिए इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे। ठीक है। इसका मात्रक निकाल दें यहीं से। मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए, बल का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा न्यूटन और समय का हो जाएगा सेकंड। तो इसका मात्रक जे भी बन जाता है। ठीक है। इसका एक मात्रक और भी बन सकता है। देखिए, बल का क्या होता है? न्यूटन किसको बोलते हैं हम? किलोग्राम। और जे सेकंड जैसे का जैसा। तो सेकंड से सेकंड, एक सेकंड से एक सेकंड कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो दूसरा मात्रक इसका यही हो जाएगा। यही मात्रक संवेग का होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आवेग और संवेग का विमीय सूत्र मात्रक समान होता है। ठीक है। आवेग और संवेग का मात्रक समान होता है। विमीय सूत्र निकालें, यही से विमीय सूत्र निकल आएगा इसका। विमीय सूत्र देखिए, बल का क्या होता है? mL/t-2 और समय का क्या हो जाएगा? t। सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? m जैसे का जैसा, l जैसे का जैसा। t की घात कितनी बचेगी? -1। तो यही विमीय सूत्र संवेग का भी आया था। तो ठीक है। तो आवेग और संवेग का जो विमीय सूत्र होता है वो एक समान होता है। क्लियर? आवेग और संवेग का विमीय सूत्र तथा मात्रक एक समान होता है। ठीक है। तो इस तरह आपको जो समझ में आ गया होगा, समझ में आएगा तो चैनल को लाइक, शेयर
को सब्सक्राइब करें जिससे बाकी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ हो सके। थैंक यू।